आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और हमारी कहानी का लुत्फ उठा रहे होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप इमोशनल हो जाएंगे। आपने फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में सुना होगा। आपने सुना होगा कि कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इस लड़की ने कैसे युद्ध में आहत सैनिकों की सेवा की थी। आज मैं आपको ऐसी ही एक हिंदुस्तानी लड़की की कहानी बताने जा रहा हूं जिसने पूरी लगन और निष्ठा से आईएनए के सैनिकों की सेवा की थी। इन्हीं सैनिकों में एक बुजुर्ग सैनिक थे जिनकी पत्नी और बच्चे की बमबारी में मौत हो गई थी। वो बुजुर्ग इस घटना से इतने आहत हुए कि उन्होंने आईएनए ज्वाइन कर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने की सोची। दुश्मनों के खिलाफ लड़ते हुए एक हादसे में उनका एक पैर काफी जख्मी हो गया था और हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और ऊपर वाले की दी हुई इस खूबसूरत जिंदगी का लुत्फ उठा रहे होंगे। 1945 की बात है। युद्ध अपने चरम पर था। आए दिन ब्लैकआउट होता रहता था। दिन में भी प्लेन्स और फाइटर प्लेन्स की चिंगारें आम बात थीं। लेकिन इन सभी बातों से अनजान एक लड़की थी जो प्लेन की आवाज सुनकर उसे देखने के लिए दौड़ पड़ती थी। तभी एक प्लेन की आवाज होती है। स्मिता अपने छोटे से कमरे की छोटी सी खिड़की की ओर दौड़ पड़ती है और आसमान में गुजरते हुए हवाई जहाज को तब तक देखती रहती है जब तक कि वह जहाज उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाता है। उसकी माँ, जो उस छोटे से कमरे के एक कोने में पैरों वाली सिलाई मशीन से कपड़ा सिल रही थी, स्मिता को खिड़की की ओर दौड़ते देख बोलती है, क्या बेटा, अब तू बच्ची नहीं रही। जहाज की आवाज सुना नहीं कि दौड़ पड़ती हो। प्लेन के जाने के बाद स्मिता पलटते हुए बोलती है, माँ, मुझे प्लेन पर चढ़ना है। मैं भी लंबी लंबी गाड़ियों पर चढ़ना चाहती हूँ। मुझे बहुत अमीर बनना है माँ। माँ, मैं कैसे अमीर बनूंगी? माँ झुंझला कर बोलती है, बेटा, हम बहुत गरीब हैं। हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। यही बहुत बड़ी बात है। अब तू बड़ी हो गई है। समझदारी की बात किया कर। तेरा 12वीं पूरा होने को है। जल्दी से अपने पैरों पर खड़ी हो जा। मुझे तेरी बहुत चिंता सताती है। मेरे बाद तेरा क्या होगा? भगवान ही मालिक है। बस बहुत हो गया माँ, स्मिता बोलती है। अपने भगवान से बोल दे कि मैं गरीबी में पैर रगड़ते हुए अपने बाप की तरह नहीं मरने वाली। स्मिता एक गरीब परिवार से थी। परिवार में अब सिर्फ उसकी माँ रह गई थी। उसके पिता किसी फैक्ट्री में काम करते थे। 2 साल पहले वो बीमार पड़े। पैसे न होने की वजह से उनका इलाज नहीं हो सका था। स्मिता उस समय 10वीं क्लास में पढ़ रही थी। अपने पिता की मौत पर वो टूट गई थी। पैसे की अहमियत को वो समझने लगी थी। उसके पिता के पास पैसे होते तो शायद उनकी मौत न हुई होती। बोर्ड के एग्जाम्स खत्म होने वाले थे। आज उसका आखिरी पेपर था। स्मिता की माँ चाहती थी कि उसकी बेटी 12वीं के बाद कोई ठीक ठाक सी नौकरी करके अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। लेकिन स्मिता के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। पढ़ाई की अहमियत को वो समझने लगी थी। वो समझने लगी थी कि गरीब का हथियार शिक्षा ही है। इसलिए 12वीं के बाद वो ग्रेजुएशन करना चाहती थी। लेकिन ग्रेजुएशन उसकी माँ के सिर के ऊपर की बात थी। स्मिता का आज आखिरी पेपर था। एक लंबी छुट्टी, कुछ दिनों के लिए पढ़ाई से छुट्टी। वो बहुत खुश थी। वो घर जल्दी पहुंचना चाहती थी अपने माँ के पास। आज उसकी माँ उसे बाजार घुमाने ले जाने वाली थी। आज उसका चाट खाने का प्रोग्राम था। उसका फेवरेट। चाट खाए हुए उसको 1 साल हो गया था। माँ, माँ कहते हुए स्मिता कमरे के दरवाजे को धक्का देकर कमरे में प्रवेश करती है। उसकी माँ का सिर सिलाई की मशीन के टेबल पर था। माँ, स्मिता अपने माँ को पुकारते हुए उसका सिर ऊपर उठाती है। उसकी माँ बेहोश थी। माँ, स्मिता बेलख पड़ती है। मुंह पर पानी के छींटे मारने पर उसकी माँ होश में आती है। माँ, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, उसकी माँ कहती है, बाजार चलना है। तुम्हें चाट खिलाने का वादा किया था। थोड़े से ही पैसे हैं। चाट क्या होता है? मुझे तुम्हारी तबीयत देखनी है कि चाट देखना है। चलो डॉक्टर के पास चलना है। डॉक्टर स्मिता को बताता है कि उसकी माँ को माइल्ड हार्ट अटैक आया था और बहुत देखभाल की ज़रूरत है। दवाइयों के साथ साथ उसकी माँ को आराम की भी बहुत ज़रूरत है। उसके ग्रेजुएशन का सपना उसको बिखरते हुए नजर आ रहा था। डॉक्टर ने उसकी माँ को आराम करने के लिए कहा था।
जिंदा रहने के लिए अब उसे काम करना होगा। उसने अपने कुछ सहेलियों से नौकरी की बात की। उसे पता चला कि डफरिन हॉस्पिटल में नर्सों की जरूरत है। युद्ध की वजह से जख्मी सैनिकों की तादाद बढ़ती जा रही थी। स्मिता हॉस्पिटल पहुंचती है, लेकिन वो ट्रेंड नर्स तो थी नहीं। चीफ मेडिकल ऑफिसर से काफी रिक्वेस्ट करने पर उसे काम तो मिल गया, लेकिन नर्स की आधी सैलरी पर स्मिता के पास कोई चारा नहीं था। उसने नौकरी ज्वाइन कर ली। स्मिता अब नर्स बन चुकी थी। सफेद स्कर्ट और सिर पर सफेद स्कार्फ। अब वो माँ की देखभाल ठीक से कर सकने की पोजीशन में थी। कुछ ही दिनों में उसकी कुछ नर्सों से अच्छी जान पहचान हो गई थी और उसकी जिंदगी परेशानियों से निकलकर फिर से चल पड़ी थी। लेकिन जब भी कोई प्लेन हॉस्पिटल के ऊपर से गुजरता तो उसे देखने के लिए वो दौड़ पड़ती थी। धीरे धीरे प्लेन की आवाज सुनाई देना बंद होती जा रही थी। उसके अमीर बनने के सपने को वो भूलती जा रही थी। एक दिन मिलिट्री वालों ने उस हॉस्पिटल में एक बुजुर्ग सैनिक को भर्ती करवाया। उसका एक पैर काफी जख्मी था। हॉस्पिटल के सभी स्टाफ मेंबर्स, चाहे वो डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, वार्ड बॉयज हों या एडमिनिस्ट्रियल स्टाफ हो, सभी इस बुजुर्ग की काफी इज्जत करते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, नर्सेज और वार्ड बॉयज उसके पास जाने में कतराने लगे। वजह यह था कि वो बुजुर्ग पेशेंट बात बात पे नर्सेज और वार्ड बॉयज को खरी खोटी सुना दिया करता था। कभी कभी तो अपशब्दों का भी प्रयोग कर देता था। लेकिन चूंकि वो बुजुर्ग एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति था, उसके संबंध सीधे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से थे। हॉस्पिटल वाले चुप रहने में ही अपनी भलाई समझते थे। अब ऐसी हालत में किसी न किसी को तो उस बुजुर्ग को अटेंड करना ही था। ऐसे में मेट्रन ने स्मिता को उस बुजुर्ग को अटेंड करने के लिए कहा। एक बार स्मिता ने भी सोचा कि वो मेट्रन को मना कर दे, फिर ये सोचकर कि काम तो काम है, सामने वाला कैसा भी व्यक्ति हो, उसे क्या लेना देना। लेकिन वो बुजुर्ग काफी कठिन व्यक्ति था। बात बात पर वो स्मिता को झिड़क देता था। मजबूरी ने स्मिता को अपनी ड्यूटी पर कायम रखा। स्मिता समझती थी कि इस जॉब को छोड़ने का मतलब क्या होगा। घर पर उसकी माँ काफी बीमार थी। उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। वक्त यूं ही गुजरता रहा। कभी कभी वो बुजुर्ग स्मिता को गाली भी दे देता था। साथ की नर्सों को स्मिता की हालत देखी नहीं जाती थी। कई नर्सों ने तो स्मिता को यहां तक कह दिया कि उसे भी पलटकर उस बुजुर्ग को खरी खोटी सुना देना चाहिए, लेकिन उनकी बातों पर स्मिता सिर्फ मुस्कुरा कर रह जाती थी। वो सोचती थी कि ये बुजुर्ग उसके पिता समान हैं, भला वो उनको कैसे कुछ कह सकती है। वक्त गुजरता जा रहा था। बुजुर्ग के जख्म ठीक नहीं हो रहे थे। एक दिन सुबह जब स्मिता हॉस्पिटल पहुंची तो बुजुर्ग को मृत पाया। बुजुर्ग का कोई रिश्तेदार भी नहीं था। हॉस्पिटल वालों ने ही उसका अंतिम संस्कार किया। बुजुर्ग के मरने पर हॉस्पिटल के किसी व्यक्ति को कोई मलाल नहीं था। उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन स्मिता की आंखों में आंसू थे। बुजुर्ग को गुजरे हुए कई दिन हो चुके थे। वो बेड अभी भी खाली था। उस पर कोई दूसरा मरीज अब तक नहीं आया था। स्मिता जाने अनजाने में कई बार उस बेड की ओर बढ़ जाती थी, फिर बेड को खाली देखकर होश में आती थी। बुजुर्ग की याद कहीं न कहीं स्मिता को सता रही थी। उस खाली बेड को देखकर कभी कभी स्मिता सन्नाटे में आ जाती थी। स्मिता को उस बुजुर्ग की आदत सी पड़ गई थी। हॉस्पिटल में अब वो ज्यादातर गुमसुम रहने लगी थी। उसका मन अब हॉस्पिटल में नहीं लग रहा था। कभी कभी अनायास ही अपने आप से बड़बड़ाने लगती थी, मैं हॉस्पिटल छोड़ दूंगी। दादा, तुम कहाँ चले गए? तुम्हारी खरी खरी बातें सुनने की मुझे आदत पड़ गई है। पूरा हॉस्पिटल स्मिता को समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक दिन किसी अनजान नंबर से हॉस्पिटल में स्मिता के लिए फोन कॉल आता है। मैं स्मिता बोल रही हूँ। आप कौन? मैं अग्निहोत्री जी का लॉयर बोल रहा हूँ। आपसे अर्जेंट बात करनी है। अर्जेंट? कैसी अर्जेंट बात? आप हमारे ऑफिस में आ जाइए। ये बात फोन पर नहीं की जा सकती। दूसरे दिन स्मिता हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर उस लॉयर के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचती है। लॉयर स्मिता को बैठाता है, उसे पानी के साथ चाय सर्व करता है। स्मिता उससे उसको बुलाने की वजह पूछती है। लॉयर बोलना शुरू करता है। इस दुनिया में मिस्टर अग्निहोत्री का कोई नहीं था। उन्होंने अपनी वसीयत में अपना सब कुछ आपके नाम पे कर दिया है। अपनी वसीयत में उन्होंने 5 करोड़ रुपए, एक बड़ा बंगला और एक महंगी कार का
जिक्र किया है। स्मिता सन्नाटे में आ चुकी थी। वो कुछ कह पाने में असमर्थ महसूस कर रही थी। लेकिन मैं ये सब कैसे ले सकती हूँ? अचानक स्मिता बोल पड़ती है। लॉयर, क्या आप नहीं चाहती कि उनकी आत्मा को शांति मिले? प्लीज आप यहाँ पर साइन कीजिए। और इस तरह से स्मिता करोड़पति बन जाती है, एक बड़े बंगले की मालकिन बन जाती है, एक महंगी कार की ओनर बन जाती है। बात 1945 के करीब की है। इतने पैसे में तो वो उस समय रियासत खरीद सकती थी।